हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर है लोथल, कालीबंगा, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी सड़कें रोम को जाती हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है रोम में सड़कों का जाल बिछा है। रोम की सड़कें रोम को अन्य देश और शहरों से जोड़ती हैं। थर्ड क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं बताएं। तो ये अधिक उपजाऊ होती है और पोषक तत्वों की जो इसमें अधिकता होती है। 4, राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा बताएं। तो इसका उत्तर है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए और पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र ही जो है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विकेंद्रीयकरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सत्ता की शक्तियों का विभिन्न स्तर पर विभाजन। सिक्स्थ क्वेश्चन, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो इसका उत्तर है मांग के माध्यम से जमा राशि निकलवाई जा सकती है और चेक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। 7, सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों का क्या अर्थ है? मोहरों का, तो इसमें देखिए पहले है मोहरों का वर्णन करना है। तो मोहरें जो हैं चकोर थी, मोहरें आयताकार थी, मोहरों पर पशु पक्षी और देवी देवताओं के चित्र बने थे। 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्रूसेड क्या थे? तो ईसाइयत और इस्लाम के टकराव को क्रूसेड या क्रूसेड्स कहा जाता है। 9, भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? तो वनारोपण करके पेड़ पौधे लगा के पेड़ों की रक्षा के लिए मेखला बनाना, उर्वरकों का सीमित प्रयोग। क्वेश्चन 10, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो पहला पॉइंट है पानी को टंक में एक जो है संग्रहित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है छत डलवा होती है जो पाइप के माध्यम से टैंक से जुड़ी होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा का पहला जल संग्रहित नहीं किया जाता, यानी कि जो पहला जल है ना उसको संग्रहित नहीं करते। 11, भारत में स्थानीय स्तर की सरकारों का महत्व बताएं। तो पहला महत्व है लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सेकंड है केंद्र पर अधिक दबाव नहीं रहता। थर्ड है जन भागीदारी बढ़ती है। 4 है राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। क्वेश्चन 12, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विषय को क्या देन है? पहला नगर निर्माण योजना, दूसरा सुरक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान, तीसरा बैलगाड़ी और नाव निर्माण, फोर्थ है कांस्य धातु का निर्माण। क्वेश्चन 13, 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों का वर्णन करें। तो इसमें पहला कारण है अंग्रेजी कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ, दूसरा है हस्तशिल्प उद्योगों का नष्ट होना, तीसरा है सामाजिक व सैनिक भेदभाव, फोर्थ है धर्म और संस्कृति का उपहास, और 5 है चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन 14, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा का वर्णन करें। तो यह महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यह कपास के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें कार्बन की अधिकता होती है और यह कम सिंचाई की जो आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 15, भारत में वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारणों का वर्णन करें। पहला है वनों का काटना, दूसरा अवैध व्यापार, कृषि का विस्तार, जंगलों में आग लगना। क्वेश्चन 16, भारतीय संघ की भाषा नीति की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें संविधान के भाग 8 में 22 भाषाएं हैं। हिंदी राजभाषा है जिसको 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट है भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन 17, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो पहला पॉइंट है सरकार के विभिन्न अंगों में साझेदारी। सेकंड पॉइंट सत्ता की शक्ति का विभिन्न स्तर पर विभाजन। थर्ड पॉइंट टकराव से मुक्ति। फोर्थ पॉइंट सत्ता में समान भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं HDI, आपको बताना है HDI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, HDI की जो फुल फॉर्म है आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को ही पता होगा HDI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए।
तो इसका आंसर है जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को मानव विकास सूचकांक कहते हैं और इसके घटक हैं दीर्घायु, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इसके अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार। क्वेश्चन 20, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ, यह युद्ध का क्या परिणाम रहा। तो ये युद्ध जो 1991 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। तो आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा जल संचय क्या है। तो इसका उत्तर है वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह पर, सतह से ऊपर, सतह के नीचे या उप सतह यानी कि जल भरित में एकत्रित या संचित किए जाने की तकनीक को वर्षा जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय जिसमें विदेशी आय भी शामिल होती है राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्वेश्चन 25, भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्या आवश्यकता है। तो पहला है सत्ता में समान भागीदारी और नेक्स्ट है कुछ समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें पहला पॉइंट है सड़कें नगर को 5-6 खंडों में बांटती थी। नेक्स्ट पॉइंट सड़कें चौड़ी थी, सड़कें कच्ची थी, सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे थे। 27 क्वेश्चन, वैदिक दर्शन का महत्व बताएं। तो पहला पॉइंट है व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रहते हुए कर्तव्य पालन करना सिखाता है। वैदिक धर्म शाश्वत है। वैदिक दर्शन वैदिक दर्शन जीवन जीने की कला सिखाता है। क्वेश्चन 28, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के उपाय बताएं। तो पहला है वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती करना, रक्षक मेखला बनाना, नदियों किनारे पेड़ लगाना। क्वेश्चन 29, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला है वनों का काटना, अवैध शिकार, वैश्विक तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन 30, लोकतंत्र के गुण बताओ। पहला है व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। देखिए गलती से गिरमा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा गरिमा, यानी कि व्यक्ति की जो है गरिमा बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नागरिकों में समानता बढ़ती है। ठीक है, नागरिकों में यहाँ पे क्या बढ़ती है समानता। सभी फैसले लिए जाते हैं यानी कि सही फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जो सही फैसला है वो यहाँ पे लिया जाता है। किसके कारण, लोकतंत्र के कारण। क्वेश्चन 31, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या समानता है। पहला पॉइंट है दोनों धर्मों ने दुखों का कारण लालसा को बताया है। सेकंड पॉइंट है दोनों धर्म दर्शन, कर्म, सिद्धांत व पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। थर्ड पॉइंट है दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया है। फोर्थ पॉइंट है दोनों धर्मों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी। नेक्स्ट है दोनों धर्म नैतिक चरित्र पर बल देते हैं। क्वेश्चन 32, मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो। पहला, फराहों को असीमित अधिकार थे। नेक्स्ट, वजीर फराहों की मदद करता था। नेक्स्ट, सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर निर्भर थी। सलाहकारी परिषद को सौरू कहते थे। फराहों का मुख्य न्यायाधीश होता था। क्वेश्चन 33, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हानि बताएं। सबसे पहले देखिए लाभ। पहला लाभ है जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, मछली पालन किया जाता है। हानि की बात करें तो नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, राज्यों के मध्य तनाव होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। 34 क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यह भारत के उत्तर में स्थित है। ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। ठीक है, यहाँ पर बांगर आना चाहिए, खादर और बांगर। नई जलोढ़ खादर होती है, सभी प्रकार की फसलों के लिए जो है ये उपयोगी है। सभी प्रकार की जो फसलें हैं उनके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो सरकारें दो या दो से अधिक स्तर पर, अलग अलग सरकारें एक ही शासन समूह पर कार्य करती हैं, लिखित संविधान है, शक्ति का विकास उच्च व निम्न स्तर पर है,
और संविधान की जो है सर्वोच्चता होती है। क्वेश्चन 36, जाति के अंदर राजनीति का वर्णन कीजिए। पहला है, जाति स्वयं को बड़ा बताना चाहती है। जाति सत्ता प्राप्त करना चाहती है। सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ करते हैं। जिस जाति की अधिक संख्या होती है उम्मीदवार भी उसी जाति का होता है। 37 क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता शोषण के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है। पहला है, मूल्य से अधिक दाम लेने पर। भ्रामक प्रचार करते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, जमाखोरी या कालाबाजारी करते हैं। 38, संगठित और असंगठित क्षेत्र को की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं संगठित क्षेत्र। तो नियमित वेतन मिलता है, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, रोजगार सुरक्षित होता है, सेवा निवृत्ति के बाद मासिक पेंशन मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है। ये तो हो गए संगठित क्षेत्र की कार्य परिस्थितियाँ। नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र। दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, रोजगार सुरक्षित नहीं होता, सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलती, चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। क्वेश्चन 39, जिगुरात क्या है। तो इसका उत्तर है, सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार के ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। क्वेश्चन 40, वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखिए। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन 41, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। तो इसका उत्तर है, जो परियोजनाएं एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 42, वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो इसका उत्तर है, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्वेश्चन 43, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, जिन कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए वेतन नियमित और निश्चित होता है संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन 44, सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है, एक जाति, भाषा या सांस्कृतिक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ही सामुदायिक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन 45, दांडी यात्रा के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर है, दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो लिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन 46, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ कौन से थे। तो पंचशील, गुटनिरपेक्षता, स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्रहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि। क्वेश्चन 47, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है, उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। उद्योग भी कृषि की नई तकनीक को बढ़ावा देते हैं। उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर जो है किसान निर्भर है। क्वेश्चन 48, भारत में सड़क परिवहन की समस्या बताइए। तो पहला पॉइंट है, 50% सड़कें कच्ची हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कम है। गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं हैं। 49, संघीय शासन व्यवस्था किन 2 तरीकों से गठित होती है, केंद्र और राज्य स्तर पर। क्वेश्चन 50, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। पहला, गांव का जो है गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। भारत का आर्थिक शोषण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा, पश्चिमी शिक्षा लागू होना। क्वेश्चन 51, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ। 1-2 पॉइंट और भी केंद्र और भी थे, वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 52, गेहूं की उपज का वर्णन कीजिए। तो तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री तक उपयुक्त, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा, समतल भूमि, दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी, अधिक श्रम व पूंजी की आवश्यकता। क्वेश्चन 53, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। तो पहला है, भारत एक उष्णकटिबंधीय जो है देश है।
इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावना है। इसमें जो है फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन 54, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध सरकार का गठन करता है? तो इसमें पहला पॉइंट है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के अनुरूप नीति निर्माण होते हैं, सांसद जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, नियमित चुनाव होते हैं, बहुमत का शासन। क्वेश्चन 55, राजनीतिक दल अपना कार्य सुचारू ढंग से करें, इसके लिए इन्हें मजबूत बनाने में क्या सुझाव देंगे? पहला है निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, योग्य व्यक्ति का चुनाव, जनमत का सम्मान, स्वतंत्र चुनाव आयोग और राजनीतिक जागरूकता। क्वेश्चन 56, बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला पॉइंट है, लोगों की जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हैं, जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, बैंक लोगों को रोजगार देते हैं, घर और उद्योग के लिए ऋण देते हैं। क्वेश्चन 57, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता को ही फायदा होता है, प्रतिस्पर्धा से छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए, वैश्वीकरण से ग्रामीण की अपेक्षा शहरों को अधिक फायदा हुआ, शिक्षक और कुशल लोगों का जो है अधिक फायदा हुआ। 58, सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। लोथल और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 59, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व में इटली टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों के बीच में जो है बसा हुआ था, 7 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ था। क्वेश्चन 60, खरीफ की 4 फसलों के नाम, कपास, चावल, बाजरा और ज्वार, और भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 61, मैग्नीज के 2 उपयोग बताइए। तो इस्पात के विनिर्माण में उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवाइयों में उपयोग। क्वेश्चन 62, धारणीय विकास किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाने वाले विकास को धारणीय विकास कहते हैं। क्वेश्चन 63, एकात्मक सरकार क्या होती है? तो इसका उत्तर है, केंद्र सरकार पर मिलने वाली सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े? बहुत सारे लोग मारे गए, भारत में असीम धन संपदा लूट के ले गए, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया। क्वेश्चन 65, आधुनिक समय में संचार के साधनों का महत्व बताएं। तो व्यापार में तेजी आई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान हो गया है, तकनीक को बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन 66, अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र व गुजरात में क्यों केंद्रित है? क्योंकि कपास अधिक होती है, यहाँ पे सस्ते व कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और व्यापारिक दृष्टि से यह उपयुक्त है। क्वेश्चन 67, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बताइए। तो पूरी बेल्जियम में डच 59% है, फ्रांसीसी 40% है, राजधानी ब्रेसेल्स में फ्रांसीसी 80% है व डच 20% है। क्वेश्चन 68, मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य एवं मनोरंजन की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। फारसी व अरबी भाषाओं का प्रोत्साहन दिया। भक्ति संतों की मध्य जो है भूमिका थी। संगीत, शिकार व कुश्ती प्रचलन में था। क्वेश्चन 69, ईसाईयत और इस्लाम के बीच टकराव के क्या परिणाम हुए? पहला जो है पॉइंट है, सामंतवाद का अंत शुरू हो गया, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, पोप की शक्ति में वृद्धि हुई, जो है चर्च सुधार आंदोलन चले। क्वेश्चन 70, मृदा अपरदन के कारण बताइए। वनों का काटना, अधिक सिंचाई, पशुचारण, अधिक उर्वरक उपयोग और खनन। क्वेश्चन 71, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। तो उड़ीसा, झारखंड पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी। क्वेश्चन 72,
राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है? तो इसका आंसर है जाति आधारित उम्मीदवार होते हैं, सरकार में जातिगत बातों का ध्यान रखा जाता है, धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, धर्म गुरुओं का सहारा लेते हैं। 73 राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, व्याख्या कीजिए। तो चुनाव लड़ना, नीतियाँ व कार्यक्रम बनाना, कानून बनाने में सहायक, सरकार बनाना और विपक्ष की भूमिका निभाना। क्वेश्चन नंबर 74 भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। पहला है औपचारिक स्रोत, बैंक तथा सरकारी समितियाँ, आरबीआई द्वारा निगरानी और कम ब्याज दर। अनौपचारिक स्रोत साहूकार, व्यापारी, मालिक जो इनसे ऋण लेते हैं, निगरानी संस्था नहीं है, कोई इन पर निगरानी नहीं रखता, अधिक ब्याज दर होती है। क्वेश्चन 75 भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो पहला है भारत की विश्व व्यापार में वृद्धि, पूंजीवाद को बढ़ावा, अधिक रोजगार वृद्धि, कुशल श्रमिकों की वृद्धि की मांग की वृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी। क्वेश्चन 76 सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसमें पहला है ये नगर नदी के किनारे बसे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात दुर्ग और निचला नगर, और सड़कें चौड़ी थी और 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई थी। क्वेश्चन 77 गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है दुख या पीड़ा, संसार में जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश सब दुख दर्द है। दूसरा दुख का कारण, संसार में दुखों और कष्टों का कारण लोभ वासना और तृष्णा है। तीसरा है दुखों पर नियंत्रण, दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय संयम है। मुक्ति का मार्ग अनुसरण करने के लिए 8 गुना मार्ग। क्वेश्चन 78 पावर शेयरिंग क्या है, जिसको बोलते हैं सत्ता का बंटवारा? तो इसका उत्तर है सत्ता के बंटवारे यानी कि पावर शेयरिंग का अर्थ है सरकार के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। सत्ता साझाकरण में शक्ति को संघ, राज्य और स्थानीय जैसे विभिन्न स्तरों पर भी जो साझा किया जा सकता है। क्वेश्चन 79 धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु तत्व अपने कच्चे रूप में उपस्थित होते हैं। अधात्विक खनिजों में कोई धातु पदार्थ नहीं होते हैं। जब धात्विक खनिजों को पिघलाया जाता है तो एक नया उत्पाद बनता है। अधात्विक खनिजों के मामले में ऐसी जो है प्रक्रिया के बाद उनको कोई भी नया उत्पाद नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80 वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की एक प्रणाली थी जहाँ वस्तुओं का वस्तुओं के बदले विनिमय किया जाता था और अर्थव्यवस्था में विनिमय का कोई सामान्य माध्यम नहीं था। इस प्रणाली के तहत लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के क्या नुकसान है? तो पहला है नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को प्रभावित करती है जिससे तलछट का भाव कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जलाशय के तल पर अत्यधिक अवसाद जिसके परिणाम स्वरूप नदियों के जलीय जीवन के लिए जो है रोकियर स्ट्रीम बेड और गरीब आवास है। तीसरा पॉइंट है जलीय जीवों के लिए पलायन करना मुश्किल बनाता है, विशेष रूप से अंडे देने वाले जो जीव हैं उनके लिए। मौजूदा वनस्पति और मिट्टी के जलमग्न होने के कारण समय की अवधि में इतना अपघटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध भी नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन आदि जैसे कई नए जो पर्यावरणीय आंदोलनों का जो कारण रहे हैं। क्वेश्चन 82 जो ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानता है? तो पहला पॉइंट है दोनों मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है। दूसरा पॉइंट है दोनों का मानना है कि आत्मा का जन्म एक ही बार होता है, मरने के बाद वह स्वर्ग या नरक में लगती है। थर्ड पॉइंट है दोनों का मानना है कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी और उस दिन उन्हें स्वर्ग या नरक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा यहाँ पे? फोर्थ। ठीक है, कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। इस्लाम और ईसाईयत सिर्फ अपनी बात को ही सही मानते हैं। क्वेश्चन 83 संविधान संशोधन 1992 से पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन के बीच की 3 अंतरों को बताइए। ठीक है, उनका जो 3 अंतर बताने हैं पहले और बाद में। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं 1900 से पहले क्या था। तो पहला है ये सीधी राज्य सरकार के नियंत्रण में था। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, चुनावों को राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट 1992 के बाद
स्थानीय सरकारों को अपने दम पर कुछ कर वसूलने, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, वसूलने के लिए कुछ शक्तियाँ मिली। नेक्स्ट है हर 5 साल में नियमित चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में धन की निकासी से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है भारत से इंग्लैंड को धन हस्तांतरण जिसके लिए भारतीयों को कोई समानुपाती आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला, धन का अपवाह कहलाता है। प्लासी के युद्ध तक यूरोपीय व्यापारी भारतीय कपास और रेशम खरीदने के लिए भारत में सोना लाते थे। हालांकि बंगाल की विजय के बाद अंग्रेजों ने भारत में सोना लाना बंद कर दिया। उन्होंने बंगाल के अधिशेष राजस्व से इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। इस प्रकार भारत के कच्चे माल संसाधनों और धन को इंग्लैंड के द्वारा लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन 85, कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं, व्याख्या कीजिए। हाँ, कृषि और उद्योग साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामान की मांग बढ़ाते हैं और एक दूसरे के लिए बाजार का काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और कपड़ा जैसे कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। किसी खेत की खेती के लिए आवश्यक पीवीसी पाइप, उर्वरक, कीटनाशक आदि उपकरण उद्योगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये उत्पाद जो है किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय स्तर के दल कितने हैं, वर्णन कीजिए। तो वर्तमान में जो है 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनमें से देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, भारत पर इसके अच्छे प्रभाव क्या हैं। इसे वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही, सीमा पार व्यापार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव, पहला, विकास के सभी क्षेत्रों में देश में विदेशी निवेश की वृद्धि बहुत अधिक हुई है। सामाजिक, मौद्रिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण वैश्वीकरण ने एक लंबी छलांग लगाई। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अवसर के साथ नई नौकरियों के अवसरों की संख्या में वृद्धि हुई। एक विदेशी कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल और ज्ञान के कारण भारतीय कंपनियां मुआवजे में वृद्धि कर रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वैश्वीकरण पर जो है सकारात्मक प्रभाव डालती है। यहाँ पे जो है सकारात्मक आएगा, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के जीवन स्तर में जो है वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 88, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों की जो है यहाँ पे व्याख्या करनी है। ठीक है, उनके अधिकार जो है उनकी व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। यह अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास करता है। उपभोक्ता के अधिकार कौन से हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। डिटेल में यहाँ पे दिया गया, इनको आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार, और नेक्स्ट है मुआवजा मांगने का अधिकार। क्वेश्चन 89, वर्णन कीजिए कि समुदाय ने भारत में वनों और वन्य जीवन को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया है। किस प्रकार संरक्षित और सुरक्षित किया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो 1 2 3 4। इनको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यान से आप इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है सभी पॉइंट दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं का वर्णन कीजिए, इसके वितरण का भी जो है वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा है। इसे धान कहते हैं। चावल का प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। चावल दुनिया के सभी हिस्सों में मुख्य खाद्य फसल और भोजन में महत्वपूर्ण घटक है। चावल और उसके उत्पादकों का जो है अलग जो है महत्व है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ, पहला है यह खरीफ की फसल है
जिसके लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री से ऊपर आवश्यक होती है। दूसरा है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से बढ़ती है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा के क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहर सिंचाई और नलकूपों के घने नेटवर्क के विकास ने पंजाब और हरियाणा जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का विस्तार पूर्वक समझाइए। पहला है प्रशासनिक स्थिरता। काल के अंत तक सभ्यता के प्रशासन में स्थिरता आ गई, जिसके कारण बस्तियों का आकार सीमित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़। मोहनजोदड़ो, जोहर, लोथल की खुदाई से जो है बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण है। महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 व्यक्तियों की मृत्यु जो है मलेरिया आदि महामारियों के कारण हुई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है विदेशी व्यापार में बाधाएं। तो सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने लगी, जिससे जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।